मेरा नाम अर्जुन है। कुछ महीने पहले मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। मुझे नौकरी के सिलसिले में अपने पुराने शहर को छोड़कर एक नए शहर में आना पड़ा। यह शहर मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। नई जगह, नए लोग और नया माहौल, सब कुछ मुझे एक नई शुरुआत का एहसास दिला रहा था। मैंने रहने के लिए शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। यह मकान जंगल के पास था, जो दिखने में शांत और सुकून भरा लगता था। मकान के चारों तरफ पेड़ पौधों की हरियाली थी और सुबह के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनाई देती थी। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता, उस इलाके का माहौल बदलने लगता। शाम होते ही अजीब सी खामोशी छा जाती। ऐसा लगता जैसे आसपास कोई नहीं हो। लोगों ने मुझसे कहा था कि उस जंगल के पास अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैंने कभी इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा ये सब पुरानी कहानियां हैं जो लोग बस डराने के लिए सुनाते हैं। पहले कुछ दिन तो सब ठीक रहा। मैं अपने काम में व्यस्त रहता और घर लौटते ही सो जाता। लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि इस जगह के बारे में लोग सच कह रहे थे। एक दिन ऑफिस से लौटते वक्त मैंने महसूस किया कि कोई मुझे देख रहा है। मैं सड़क पर अकेला था और सड़क के दोनों तरफ घना जंगल फैला हुआ था। हवा चल रही थी और सूखे पत्तों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मुझे लगा कि शायद यह मेरा वहम है, लेकिन उस दिन के बाद से मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। एक रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक खिड़की के बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। मैंने उठकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर मैंने सोचा कि यह मेरी थकान का असर हो सकता है। कुछ दिनों बाद जब मैं बाजार से लौट रहा था, तो मैंने सड़क किनारे एक लड़की को देखा। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। मैंने गाड़ी रोक दी और उससे पूछा, तुम यहाँ इस वक्त अकेली क्या कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? उसने हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे पास के मोड़ तक छोड़ दीजिए। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि मैं मना नहीं कर पाया। मैंने उसे गाड़ी में बैठा लिया और हम दोनों बातचीत करने लगे। उसने बताया कि उसका नाम रागिनी है। रागिनी बहुत प्यारी लड़की थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा उदासी झलकती थी। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों रहती हो? क्या तुम्हारा कोई परिवार नहीं है? उसने मेरी बात को टालते हुए कहा, मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस दिन के बाद मैंने कई बार उसे देखा। कभी वह सड़क किनारे खड़ी होती, तो कभी बाजार में दिखती। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। वह मुझसे अपने बारे में बहुत कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह जाती थीं। एक दिन मैंने उससे पूछा, रागिनी, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अर्जुन, इस जंगल के बारे में लोग जो कहते हैं वह सब सच है। यहाँ कुछ ऐसा है जो हमें समझ में नहीं आता। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने पूछा, क्या तुमने यहाँ कुछ अजीब देखा है? उसने धीरे से कहा, हाँ, कई बार, लेकिन मैं तुम्हें डरा नहीं सकती। उसकी बातों से मेरा मन बेचैन हो गया। मैं सोचने लगा कि आखिर इस जंगल में ऐसा क्या है जिससे लोग डरते हैं। क्या सच में यहाँ कुछ भूतियां हैं या ये सब सिर्फ दिमागी खेल है? उस रात मैं घर लौटते वक्त उस जंगल के पास रुका। मैंने सोचा, चलो आज पता करते हैं कि यहाँ क्या है। मैं अपनी गाड़ी से उतरा और धीरे धीरे जंगल के अंदर जाने लगा। चारों तरफ घना अंधेरा था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। मैंने कुछ कदम ही चले थे कि मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने अपनी टॉर्च चालू की और चारों तरफ देखा। पेड़ों की परछाइयां अजीब अजीब आकृतियां बना रही थीं। तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरा नाम पुकारा। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से वहां से बाहर निकलने का फैसला किया। घर पहुंचकर मैंने रागिनी को फोन किया और उसे सब कुछ बताया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हें उस जंगल के पास जाने से मना किया था। वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से बाहर है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। उस रात मैं सो नहीं सका। मुझे बार बार वह आवाज और वह जंगल की परछाइयां याद आ रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। क्या यह सब मेरा वहम था या वाकई उस जंगल में कुछ था?
आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी और भी अजीब होने वाली थी। उस जंगल का सच मेरे सामने आने वाला था और वह सच इतना खौफनाक था कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई। उस रात के बाद मेरी नींद उड़ी हुई थी। खिड़की के बाहर पेड़ों की सरसराहट, अंधेरे में झींगुरों की आवाजें और हवा की हल्की सी सीटी भी अब मुझे परेशान कर रही थी। हर चीज डरावनी लगने लगी थी। रागिनी की बातों ने मेरे मन में सवालों का बवंडर खड़ा कर दिया था। उस जंगल में आखिर ऐसा क्या है जो लोगों को डराता है? अगले दिन मैं ऑफिस के लिए निकला, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह काम से हट चुका था। बार बार मन में वही डरावनी आवाजें गूंज रही थीं। ऑफिस के बाद मैंने रागिनी को मिलने के लिए बुलाया। वह हमेशा की तरह सड़क किनारे खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें मुझसे कुछ और छुपाना नहीं चाहिए, मैंने सीधा सवाल किया। रागिनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, अर्जुन, मैंने जो बताया वही सच है, लेकिन मैंने उस दिन जो अनुभव किया वह सिर्फ एक आवाज नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो, मैंने कहा। रागिनी चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कुछ देर बाद उसने कहा, तुम सच जानना चाहते हो तो मुझे उस जगह ले चलो जहां यह सब हुआ था। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर तैयार हो गया। मैं और रागिनी उस जंगल के पास पहुंचे। सूरज ढलने वाला था और आसमान में हल्की नारंगी चमक थी। रागिनी ने मुझे चेतावनी दी, यहां बहुत देर तक मत रुकना। जब अंधेरा पूरी तरह छा जाएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। मैंने उसकी बात अनसुनी करते हुए कहा, ठीक है, तुम बस मुझे बताओ कि यहां ऐसा क्या है। रागिनी ने इशारा किया और कहा, देखो वह जगह, वहां से यह सब शुरू हुआ था। मैंने देखा कि जंगल के अंदर एक सूखा हुआ कुआं था। वह कुआं बहुत पुराना लग रहा था, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ही ना हो। उसके पास घास और झाड़ियों की मोटी परत चढ़ चुकी थी। यह कुआं क्यों खास है? मैंने पूछा। रागिनी ने धीमी आवाज में कहा, कई साल पहले यहां एक लड़की रहती थी। उसका नाम त्रिशा था। वह बहुत खूबसूरत थी और उसके परिवार ने उसे इस गांव से दूर जाने नहीं दिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। क्या हुआ? मैंने पूछा। रागिनी ने कहा, उसके साथ गांव के कुछ लड़कों ने बुरा किया। वे उसे इस कुएं के पास ले आए और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। त्रिशा ने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन अंत में उसने इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुएं की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वह सूखा कुआं अब भी उस दर्दनाक घटना का गवाह है। तो तुम कहना चाहती हो कि त्रिशा की आत्मा अब भी यहां भटकती है? मैंने पूछा। रागिनी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और वह हर उस इंसान से बदला लेना चाहती है जो इस जंगल में आता है, खासकर वह लोग जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उसकी बात सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और डर भी। मैंने कहा, यह सब सिर्फ कहानियां हो सकती हैं, आत्मा वात्मा जैसी कोई चीज नहीं होती। रागिनी ने गंभीरता से मेरी तरफ देखा और कहा, अर्जुन, जो चीज तुमने उस रात सुनी वह सिर्फ आवाज नहीं थी, यह त्रिशा की आत्मा थी। मैंने मन ही मन खुद को शांत किया और कहा, ठीक है, अगर यह सच है तो मैं यहां एक रात रुकूंगा और देखूंगा कि क्या होता है। रागिनी ने मुझे रोका, नहीं अर्जुन, यह मत करो, यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन मैं जिद पर अड़ा रहा। मैंने सोचा, इस डर को खत्म करने का यही एक तरीका है। मैं उस रात जंगल में रुकने की तैयारी करने लगा। रात का समय हो चुका था। आसमान में तारे चमक रहे थे और चारों तरफ घना अंधेरा था। मैंने अपनी गाड़ी जंगल के पास खड़ी की और एक टॉर्च लेकर अंदर चला गया। रागिनी मुझे रोकने की कोशिश करती रही, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी। जंगल के अंदर कुछ ही कदम चला था कि मुझे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। पत्तों की सरसराहट, हवा में हल्की सी सीटी और कहीं दूर किसी के रोने की आवाज। यह सब मेरा वहम है, मैंने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन जितना आगे बढ़ता गया, आवाजें और तेज होती गईं। तभी अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च को बार बार चालू करने की कोशिश की, लेकिन वह काम नहीं कर रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। अंधेरे में मुझे लगा कि कोई मेरे पास खड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरी पीठ पर हाथ रखा।
मैंने झट से पीछे देखा और टॉर्च की रोशनी चालू करने की कोशिश की। रोशनी चालू हुई और मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने डर के मारे चिल्ला दिया, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह लड़की मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मुझे जकड़ लिया हो। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने खुद को संभालते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं तृषा हूं और ये जंगल मेरी दुनिया है। ये सुनते ही मैं पूरी तरह से सुन्न हो गया। मेरे सामने वही तृषा थी जिसके बारे में रागिनी ने बताया था। मैंने उससे कहा, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, मुझे जाने दो। उसने कहा, तुमने इस जगह की शांति को भंग किया है और अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। तभी मेरे कानों में रागिनी की आवाज गूंजी, अर्जुन, भागो वहां से, वह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो रागिनी दूर खड़ी थी। उसने मुझे इशारे से बाहर निकलने को कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और तेजी से दौड़ने लगा। तृषा की चीखें मेरे पीछे गूंज रही थीं। जंगल के बाहर पहुंचकर मैंने राहत की सांस ली। रागिनी मेरी तरफ दौड़ी और कहा, मैंने तुम्हें रोका था, अब तुम्हें मेरी बात समझ में आई। मैंने सिर हिलाया और कहा, हाँ, तुम सही कहती थी, वहां सच में कुछ है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। अब मुझे एहसास हो चुका था कि इस दुनिया में सब कुछ हमारी समझ से परे है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। मुझे नहीं पता था कि तृषा की कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उस रात के बाद मैं जैसे खुद से ही लड़ाई लड़ रहा था। मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। रागिनी की बातों और तृषा की आत्मा के दर्शन ने मेरी नींद छीन ली थी। मैं कोशिश करता कि इन सब बातों को भूल जाऊं, लेकिन कुछ ऐसा था जो मुझे बार बार उसी जंगल की तरफ खींच रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गया। सूरज की पहली किरण ने मुझे थोड़ा सुकून तो दिया, लेकिन मन में डर की परछाई अब भी मौजूद थी। रागिनी का फोन आया। उसने कहा, अर्जुन, तुमसे मिलना है, मैं तुम्हारे घर के पास हूं। मैंने जल्दी जल्दी तैयार होकर उससे मिलने का फैसला किया। जब मैं रागिनी से मिला तो उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने कहा, अर्जुन, तुम्हें तृषा के बारे में और जानने की जरूरत है। अगर तुम उसे समझ नहीं पाए तो वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे सच जानना है, लेकिन तुम मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताना चाहती थी? रागिनी ने कहा, क्योंकि यह सब जानने के बाद तुम्हें इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। तृषा की आत्मा के साथ जो हुआ वह इतना आसान नहीं है, और अगर तुमने उसे भड़काया तो उसका गुस्सा तुम्हारे लिए जानलेवा हो सकता है। मैंने उसे कहा, अब जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, मुझे सब कुछ बताओ। रागिनी ने मुझे एक पुरानी किताब दिखाई जो उसने अपने दादा से ली थी। उस किताब में तृषा के बारे में लिखा हुआ था। उसने बताया कि तृषा की आत्मा उस दिन से शांत नहीं है जब उसने कुएं में छलांग लगाई थी। उसकी आत्मा जंगल में हर उस इंसान पर नजर रखती है जो उसकी दर्दनाक कहानी को नहीं जानता। किताब में यह भी लिखा था कि तृषा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसकी कहानी सबके सामने आएगी और जो लोग उसके साथ अन्याय के जिम्मेदार थे उन्हें सजा मिलेगी। ये जानने के बाद मेरा मन विचलित हो गया। मैंने रागिनी से पूछा, लेकिन अब उन लोगों का क्या हुआ जिन्होंने उसके साथ बुरा किया? रागिनी ने कहा, उनमें से कुछ तो उसी समय मारे गए, लेकिन कुछ लोग अब भी जिंदा हैं, और यही कारण है कि तृषा की आत्मा अब भी भटक रही है। वह उन लोगों से बदला लेना चाहती है। यह सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं तृषा की कहानी को पूरी तरह समझूंगा और उसकी आत्मा को शांति दिलाने की कोशिश करूंगा। मैंने रागिनी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ उस जंगल में चलोगी? रागिनी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अगर तुम्हें सच्चाई तक पहुंचना है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। उस रात हम दोनों ने फिर से जंगल में जाने की योजना बनाई। मैंने इस बार पूरी तैयारी की। टॉर्च, माचिस और कुछ खाने पीने का सामान लेकर हम जंगल की ओर बढ़े। जंगल में कदम रखते ही हवा ठंडी हो गई थी। आसमान में काले बादल छा रहे थे और माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हमें कोई देख रहा हो।
जंगल के अंदर पहुंचकर हमने उसी कुएं के पास डेरा डाला जहां तृषा ने अपनी जान दी थी। मैंने रागिनी से कहा, अब हमें ध्यान से हर चीज पर नजर रखनी होगी। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और टॉर्च की रोशनी झपकने लगी। मेरे कानों में फिर से वही आवाज गूंजने लगी जो मैंने पहली रात सुनी थी। यह आवाज और तेज होती गई। अचानक हमें एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई कुएं के पास खड़ी थी। ये वही लड़की थी, तृषा। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। उसने धीमी और डरावनी आवाज में कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तृषा की आत्मा ने हमारी तरफ देखा और कहा, मुझे शांति चाहिए, लेकिन उसके लिए तुम्हें सच को सामने लाना होगा। जिन लोगों ने मुझे मारा उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह सुनकर मैंने उससे पूछा, हम तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तृषा ने हमें कुछ नाम बताए। वे नाम उन लोगों के थे जिन्होंने उसके साथ बुरा किया था। उसने कहा, इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलाओ, तभी मैं इस दुनिया से जा सकूंगी। यह कहकर तृषा की आत्मा गायब हो गई। हम दोनों वहीं खड़े खड़े कांप रहे थे। मैंने रागिनी से कहा, हमें इन नामों के बारे में जानकारी जुटानी होगी। रागिनी ने कहा, यह आसान नहीं होगा। वे लोग अब भी ताकतवर हैं, लेकिन अगर हमने कोशिश नहीं की तो तृषा की आत्मा हमें कभी चैन से जीने नहीं देगी। उस रात जंगल से लौटते समय मेरे मन में कई सवाल थे। क्या हम उन गुनहगारों को ढूंढ पाएंगे? और अगर ढूंढ भी लिया तो क्या उन्हें सजा दिला पाएंगे? मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक बात साफ थी, यह सिर्फ शुरुआत थी। तृषा की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हमें हर हद पार करनी होगी। जंगल से लौटने के बाद मेरे अंदर अजीब सा बदलाव आ चुका था। तृषा की आत्मा से बात करने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी गहरे रहस्य में फंस चुका हूं। उसने जो नाम बताए थे वे मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मेरी सोच बस यही थी कि कैसे उन लोगों तक पहुंचा जाए। सुबह होते ही मैंने रागिनी को फोन किया। वह भी रात की घटनाओं के बाद डरी हुई थी, लेकिन उसने वादा किया था कि वह मेरा साथ देगी। हम दोनों ने तय किया कि सबसे पहले उन नामों की जांच शुरू करेंगे। रागिनी ने बताया कि उसने अपने दादा की पुरानी डायरी में उन नामों का जिक्र देखा था। उसने कहा, मेरे दादा उस समय गांव के सरपंच थे। उन्होंने तृषा की मौत के बाद इन नामों को कहीं लिखा था, लेकिन डर के कारण कभी किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने रागिनी से कहा, हमें वह डायरी देखनी होगी, शायद उसमें हमें कुछ और सुराग मिल जाए। रागिनी मुझे अपने घर ले गई। उसका घर पुराना था, दीवारों पर पपड़ी जमी हुई थी और हर कोने में पुरानी चीजों का ढेर लगा हुआ था। उसने एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें से एक फटी हुई डायरी निकाली। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, लेकिन उनमें लिखी बातें साफ थीं। उसमें तृषा की कहानी और उसके साथ अन्याय करने वालों के नाम दर्ज थे। नाम पढ़ते ही मेरी सांसें रुक गईं। नरेश, बलराम और किशोर, ये नाम गांव के प्रभावशाली लोगों के थे। रागिनी ने कहा, नरेश गांव का सबसे बड़ा जमींदार है, बलराम उसका खास आदमी है और किशोर पुलिस अधिकारी। इन तीनों ने मिलकर तृषा को इस अंजाम तक पहुंचाया। यह सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैंने पूछा, क्या अब भी ये लोग गांव में रहते हैं? रागिनी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन नरेश ने अपने चारों तरफ इतनी सुरक्षा रखी है कि उससे मिलना आसान नहीं होगा। बलराम अब भी उसकी हर बात मानता है और किशोर उसकी मदद करता है। यह सुनकर मैंने ठान लिया कि मैं इन लोगों को उनके गुनाहों की सजा दिलाकर रहूंगा। मैंने रागिनी से कहा, हमें इनके खिलाफ सबूत जुटाने होंगे। बिना सबूत के हम कुछ नहीं कर सकते। हमने सबसे पहले नरेश के बारे में जानकारी जुटाने की योजना बनाई। मैंने गांव के कुछ पुराने लोगों से बात की। उनमें से कुछ ने बताया कि नरेश अक्सर जंगल के पास बने अपने फार्म हाउस पर जाता है। उस रात मैंने और रागिनी ने फैसला किया कि हम नरेश के फार्म हाउस जाएंगे। रात का समय चुना गया ताकि हमें कोई देख ना सके। जब हम वहां पहुंचे तो फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। हम धीरे धीरे अंदर गए। फार्म हाउस के चारों तरफ बड़ी दीवारें थीं और अंदर जाने का रास्ता मुश्किल था। मैंने दीवार के पास एक दरार देखी और उसी से अंदर घुस गया।
अंदर जाते ही मुझे एक कमरे से आवाजें सुनाई दी। मैं और रागिनी चुपचाप खिड़की के पास पहुंचे। वहां नरेश और बलराम आपस में बात कर रहे थे। त्रिशा की आत्मा का नाम बार बार सुनाई दे रहा है। गांव के लोग कह रहे हैं कि वह वापस आ गई है। बलराम ने डरते हुए कहा। नरेश ने गुस्से में कहा, तुम डर क्यों रहे हो? वह मर चुकी है, और अगर उसकी आत्मा भी है तो हम उसे कुछ नहीं करने देंगे। यह सुनकर मुझे यकीन हो गया कि ये लोग त्रिशा की मौत के लिए जिम्मेदार हैं। मैं तुरंत वहां से बाहर निकला और रागिनी को बताया कि हमें इनकी बातचीत रिकॉर्ड करनी होगी। अगली रात हम फिर से वहां गए, लेकिन इस बार हमारे पास एक रिकॉर्डिंग डिवाइस थी। हमने उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने अपनी करतूतें कबूल की थीं। अब हमारे पास सबूत थे, लेकिन इन सबूतों को पुलिस के पास ले जाना आसान नहीं था। किशोर, जो खुद पुलिस अधिकारी था, इन सब को बचाने की पूरी कोशिश करता। मैंने और रागिनी ने तय किया कि हम इस सबूत को गांव वालों के सामने लाएंगे। हमने गांव में एक बैठक बुलाई और वहां सब कुछ सुनाया। गांव वाले यह सुनकर आग बबूला हो गए। उन्होंने नरेश और बलराम के घर जाकर उन्हें पकड़ लिया, लेकिन किशोर अब भी बचा हुआ था। जब यह खबर फैली तो किशोर ने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। एक रात वह मेरे घर आया, लेकिन त्रिशा की आत्मा ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। उस रात मैंने त्रिशा की आत्मा को फिर से देखा। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की है, लेकिन अभी एक काम बाकी है। मैंने पूछा, क्या? उसने कहा, मुझे उन लोगों की माफी चाहिए जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया। बिना माफी के मैं शांत नहीं हो सकती। त्रिशा की यह बात मेरे लिए एक नई चुनौती थी। क्या नरेश, बलराम और किशोर अपनी गलतियों को मानेंगे और माफी मांगेंगे? यह सोचकर मेरी रातों की नींद उड़ गई। अब यह लड़ाई और भी मुश्किल हो चुकी थी। मुझे न सिर्फ उनके गुनाह साबित करने थे, बल्कि उनकी आत्मा को भी सुकून देना था। त्रिशा का यह आखिरी संदेश मुझे और आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहा था। क्या मैं इन गुनहगारों को उनकी गलतियों का एहसास दिला पाऊंगा? क्या त्रिशा की आत्मा को शांति मिलेगी? यह सोचते हुए मेरी आंखों में अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। उस रात जब त्रिशा की आत्मा ने मुझसे अपनी अंतिम ख्वाहिश बताई तो मेरी रूह कांप गई। मैं बिस्तर पर बैठा यह सोचता रहा कि उन दरिंदों से माफी मंगवाना कितना मुश्किल होगा। नरेश, बलराम और किशोर जैसे लोग अहंकार में डूबे हुए थे। वे न केवल ताकतवर थे, बल्कि उनके पास धन और प्रभाव का सहारा भी था। उनके गुनाहों को कबूल करना तो दूर, माफी मांगने की उम्मीद करना एक असंभव सा काम लग रहा था। सुबह की पहली किरणों के साथ मैंने फैसला किया कि यह काम मुझे ही करना होगा। मैं अब पीछे हटने वाला नहीं था। मैंने रागिनी को सब कुछ बताया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन हमें इस काम के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। ये लोग हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मैंने सबसे पहले बलराम को अपने निशाने पर लिया। वह अक्सर गांव के बाजार में आता था। मैंने सोचा, क्यों ना उससे वहीं सामना किया जाए। दोपहर को मैं बाजार गया। बलराम एक दुकान के बाहर खड़ा था, कुछ लोगों से बातचीत कर रहा था। मैं सीधे उसके पास गया और कहा, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम है लड़के? मैंने अपनी आवाज में सख्ती लाते हुए कहा, त्रिशा की आत्मा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगी जब तक तुम अपनी गलती नहीं मानते और माफी नहीं मांगते। यह सुनकर उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने इधर उधर देखा, जैसे उसे डर हो कि कोई सुन न ले। उसने मुझे खींचकर एक कोने में ले जाकर कहा, यह बात दोबारा मत कहना। मैं नहीं जानता त्रिशा कौन है, लेकिन मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम जानते हो कि मैं सच बोल रहा हूं। त्रिशा ने जो सहा उसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। बलराम चुप हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद मुझे लगा कि वह डर चुका है। यह मेरे लिए एक छोटा लेकिन अहम कदम था। अब बारी थी किशोर की। किशोर से निपटना सबसे मुश्किल था, क्योंकि वह पुलिस अधिकारी था और कानून का सहारा लेकर मुझे फंसा सकता था। मैंने सोचा कि उसे सामने से टकराने के बजाय उसके गुनाहों की सच्चाई उजागर करनी होगी। मैंने रागिनी को किशोर के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने को कहा। उसने बताया कि किशोर अक्सर नरेश के फार्म हाउस पर जाता है। हमने तय किया कि एक रात हम वहां जाएंगे और उसे उसकी करतूतों का सामना करवाएंगे।
रात को जब हम फार्म हाउस पहुंचे तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अंदर से कुछ हल्की आवाजें आ रही थीं। मैंने खिड़की से झांक कर देखा। किशोर और नरेश वहां बैठे शराब पी रहे थे। मैंने रागिनी से कहा, यह सही मौका है, हमें इनकी बातचीत रिकॉर्ड करनी होगी। हमने अपनी रिकॉर्डिंग डिवाइस चालू की और उनकी बातें रिकॉर्ड करने लगे। नरेश ने कहा, त्रिशा की बात अब तक खत्म हो जानी चाहिए थी। ये लड़का क्यों उसके पीछे पड़ा है? किशोर ने जवाब दिया, उस लड़के को डराना होगा। अगर वह नहीं रुका तो हमें कुछ करना पड़ेगा। उनकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। मैं समझ गया कि ये लोग अब मेरे पीछे पड़ने वाले हैं। अगले दिन मैंने गांव में पंचायत बुलाई। वहां मैंने वह रिकॉर्डिंग सबके सामने सुनाई। गांव वाले यह सुनकर गुस्से में आ गए। उन्होंने किशोर और नरेश को घेर लिया। नरेश ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, यह सब झूठ है, मैं किसी त्रिशा को नहीं जानता। लेकिन इस बार गांव वाले शांत नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम्हें अपनी सच्चाई कबूल करनी होगी और माफी मांगनी होगी, नहीं तो तुम्हें गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। नरेश और किशोर पर दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा, हाँ, हमने त्रिशा के साथ गलत किया, हम माफी मांगते हैं। यह सुनकर मेरा दिल हल्का हो गया। मैंने त्रिशा की आत्मा को यह संदेश देने का फैसला किया। उस रात मैंने वहीं जंगल का रास्ता लिया। वहां जाकर मैंने त्रिशा की आत्मा को आवाज दी। कुछ देर बाद हवा ठंडी हो गई और वहीं धुंधली आकृति मेरे सामने आ गई। त्रिशा ने कहा, क्या वे माफी मांग चुके हैं? मैंने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, उन्होंने अपनी गलती मानी और माफी मांगी है। अब तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। त्रिशा की आत्मा ने मुझे धन्यवाद दिया। उसने कहा, तुमने मेरी मदद की, अब मैं इस दुनिया को छोड़ सकती हूं। उसके यह कहते ही वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे लगा जैसे एक भारी बोझ मेरे कंधों से उतर गया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अब मुझे यह समझना था कि मेरे साथ जो हुआ वह सिर्फ एक आत्मा की पुकार थी या कुछ और। क्या त्रिशा की मौत का रहस्य पूरी तरह सुलझ चुका था? यह सवाल अब भी मेरे मन में गूंज रहा था। उस रात त्रिशा की आत्मा से मुलाकात के बाद मैं थोड़ा सुकून महसूस कर रहा था, लेकिन मेरे मन में अब भी कई सवाल थे। क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया था? क्या त्रिशा की आत्मा को शांति मिल चुकी थी या यह सिर्फ शुरुआत थी? इन सवालों के साथ मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने रागिनी से मिलने का फैसला किया। जब मैं रागिनी के घर पहुंचा तो वह मुझे देखकर चौंक गई। उसने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? मैंने उसे सब कुछ बताया, कैसे त्रिशा की आत्मा ने मुझसे बात की और कैसे उसने कहा कि वह अब शांति में है। रागिनी ने कुछ देर तक मेरी बातें सुनी, फिर बोली, मुझे नहीं लगता कि यह इतनी आसानी से खत्म हो सकता है। त्रिशा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसका पूरा सच सामने आएगा। रागिनी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। क्या ऐसा हो सकता है कि त्रिशा की आत्मा अब भी किसी और चीज का इंतजार कर रही हो? मैंने फैसला किया कि अब मुझे त्रिशा की मौत के पीछे के हर सच को उजागर करना होगा। उस दिन मैंने गांव के पुराने मंदिर जाने का फैसला किया। वहां के पुजारी बाबा नारायण को गांव का हर रहस्य पता होता था। जब मैं मंदिर पहुंचा तो बाबा नारायण पूजा में व्यस्त थे। मैंने इंतजार किया और जैसे ही वे फ्री हुए मैंने उनसे कहा, बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। यह त्रिशा की आत्मा का मामला है। बाबा नारायण ने मेरी बात ध्यान से सुनी और बोले, त्रिशा की आत्मा अब भी इस दुनिया में है। इसका मतलब है कि उसकी मौत के पीछे कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। तुमने जो किया वह सही था, लेकिन तुम्हें उसकी कहानी का पूरा सच जानना होगा। मैंने बाबा से पूछा, लेकिन बाबा, मैं सच का पता कैसे लगाऊं? जिन लोगों ने यह सब किया उन्होंने अपनी गलती मान ली है। अब और क्या बाकी है? बाबा ने एक गहरी सांस ली और बोले, सच तक पहुंचने के लिए तुम्हें खुद उस जगह जाना होगा जहां त्रिशा की जान गई थी। वहां तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम्हें सच तक ले जाएगा। मैंने बाबा की बात मानने का फैसला किया। रात होते ही मैं उस जंगल की ओर बढ़ चला जहां त्रिशा की आत्मा से मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी। जंगल में घुसते ही माहौल अचानक से भारी लगने लगा। चारों ओर सन्नाटा था और ठंडी हवा के झोंके मेरी हिम्मत को चुनौती दे रहे थे। मैं उस जगह पहुंचा
जहां त्रिशा की आत्मा ने पहली बार मुझसे बात की थी। वहां एक बड़ा सा पेड़ था जिसके नीचे जमीन पर कुछ अजीब निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने यहां कुछ जलाने की कोशिश की हो। मैंने उन निशानों को गौर से देखा। तभी मेरी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वह एक कड़ा था जो आधा जला हुआ था। मैंने उसे उठाया और देखा कि उस पर किसी का नाम लिखा हुआ था। कड़ा देखकर मैं समझ गया कि यह त्रिशा का हो सकता है, लेकिन यह कड़ा यहां कैसे आया? तभी अचानक मुझे पेड़ों के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी मुझे त्रिशा की आवाज सुनाई दी, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, यह जगह मेरी कहानी का गवाह है। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, त्रिशा, क्या तुम यहां हो? मुझे बताओ, और क्या सच बाकी है? त्रिशा की आत्मा ने जवाब दिया, यहां कुछ ऐसा है जो अब भी छुपा हुआ है। तुमने सिर्फ एक हिस्सा देखा है। अगर सच तक पहुंचना है तो तुम्हें और गहराई में जाना होगा। उसकी बातें सुनकर मैंने उस जगह को और अच्छे से खंगालना शुरू किया। तभी मुझे जमीन पर एक और चीज दिखी, एक पुरानी डायरी। डायरी पर मिट्टी जमी हुई थी, लेकिन उसके अंदर लिखी बातें साफ दिखाई दे रही थीं। डायरी खोलते ही मैंने देखा कि उसमें त्रिशा ने अपनी कहानी लिखी थी। उसने बताया था कि कैसे नरेश, बलराम और किशोर ने उसे धमकाया था और कैसे वे उसके पीछे पड़े थे। लेकिन डायरी में एक और नाम था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का नाम देखकर मैं हैरान रह गया। त्रिशा ने लिखा था कि अनिरुद्ध उसका पहला प्यार था और वह उसे बचाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन अनिरुद्ध अचानक गायब हो गया। उसके बाद ही त्रिशा पर वह कहर टूटा जिसने उसकी जान ले ली। डायरी पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि यह मामला जितना मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। त्रिशा की मौत के पीछे सिर्फ उन 3 दरिंदों का हाथ नहीं था, बल्कि अनिरुद्ध के गायब होने का रहस्य भी जुड़ा हुआ था। अब मुझे अनिरुद्ध का पता लगाना था। मैंने रागिनी को डायरी के बारे में बताया और उसने मुझसे कहा, हमें अब अनिरुद्ध की कहानी जाननी होगी। शायद वही इस पूरे मामले की सबसे अहम कड़ी है। अगले दिन मैं अनिरुद्ध के परिवार से मिलने गया। उन्होंने बताया कि अनिरुद्ध को आखिरी बार उसी जंगल के पास देखा गया था। उसके बाद से वह कभी नहीं लौटा। मैंने फैसला किया कि अब मुझे उस जंगल में और गहराई तक जाना होगा। शायद वहां ही अनिरुद्ध के गायब होने का जवाब छुपा हुआ था। रात को मैं फिर से उस जंगल में गया। इस बार मैं और ज्यादा तैयार था। मेरे हाथ में टॉर्च थी और मेरे दिमाग में दृढ़ निश्चय। जैसे ही मैं जंगल के अंदर गया, मुझे एक छिपी हुई झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के अंदर घुसते ही मुझे वहां एक पुरानी तस्वीर मिली। तस्वीर में त्रिशा और अनिरुद्ध साथ में खड़े थे। तस्वीर देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। त्रिशा का चेहरा खुशियों से भरा हुआ था, लेकिन तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था, सच की तलाश यहीं खत्म होगी। मैंने झोपड़ी की हर चीज को ध्यान से देखा। तभी मुझे वहां एक छिपा हुआ तहखाना मिला। तहखाने के अंदर जो देखा, उसने मेरे पैरों तले जमीन खींच ली। वहां अनिरुद्ध का कंकाल पड़ा हुआ था और उसके पास एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि त्रिशा का सच अब तक नहीं खुला। मुझे मारा गया क्योंकि मैंने उसे बचाने की कोशिश की। नरेश और उसके साथी इसके जिम्मेदार हैं। त्रिशा को इंसाफ दिलाना अब तुम्हारा कर्तव्य है। यह पढ़ने के बाद मेरा खून खौल उठा। नरेश और उसके साथियों ने न सिर्फ त्रिशा को मारा, बल्कि अनिरुद्ध को भी खत्म कर दिया। अब मैं जानता था कि मुझे क्या करना है, लेकिन क्या मैं इस लड़ाई में जीत पाऊंगा? क्या त्रिशा और अनिरुद्ध को इंसाफ मिलेगा? यह सोचकर मैं उस तहखाने से बाहर निकला और एक नई योजना बनाने लगा। जब मुझे अनिरुद्ध की चिट्ठी और उसका कंकाल मिला तो मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मुझे समझ में आ चुका था कि नरेश और उसके साथियों ने त्रिशा और अनिरुद्ध की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उनके अपराधों के बावजूद वे आज भी आजाद घूम रहे थे। मेरे मन में बस एक ही ख्याल था, त्रिशा और अनिरुद्ध को न्याय दिलाना। तहखाने से बाहर आते ही मैंने वह चिट्ठी और कंकाल अपने साथ लिया। उस रात मैं सो नहीं सका। मैं पूरे समय सोचता रहा कि अब आगे क्या करना है। रागिनी ने भी मुझे सहारा दिया और कहा, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन दोनों की आत्माओं को शांति दिलाओ।
लेकिन यह आसान नहीं होगा। नरेश और उसके साथी बहुत ताकतवर हैं। मैंने जवाब दिया, मुझे उनकी ताकत की परवाह नहीं। मैं सच को उजागर करके रहूंगा। यह लड़ाई अब मेरी भी है। अगली सुबह मैंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। मैंने इंस्पेक्टर को सबूत दिखाए, त्रिशा की डायरी, अनिरुद्ध की चिट्ठी और वह कंकाल। इंस्पेक्टर ने सारी बातें सुनी और बोले, ये सबूत बहुत गंभीर हैं, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि यह मामला पुराना है। हमें ठोस गवाहों और प्रमाणों की जरूरत होगी। मैंने कहा, मुझे और क्या करना होगा सर? मैं सब कुछ करने को तैयार हूं, बस आप इस मामले को फिर से खोलिए। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम्हें गवाहों को तैयार करना होगा। उन लोगों से बात करो जो उस समय त्रिशा और अनिरुद्ध के करीब थे। जितने लोग तुम्हारे पक्ष में होंगे, हमारी लड़ाई उतनी ही मजबूत होगी। पुलिस स्टेशन से निकलते ही मैंने उस गांव के कुछ पुराने लोगों से बात करने का फैसला किया, जिन्हें त्रिशा और अनिरुद्ध के बारे में कुछ पता हो सकता था। सबसे पहले मैं त्रिशा के घर गया। वहां उसकी मां अब भी उसी दुख में डूबी हुई थी। मैंने उनसे पूरी बात बताई और पूछा, क्या आप अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हैं? त्रिशा की मां ने रोते हुए कहा, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूं। मैंने अपनी बेटी को खोया है, अब मैं उसे इंसाफ दिलाना चाहती हूं। इसके बाद मैंने अनिरुद्ध के परिवार से बात की। उनके पिता ने भी मदद का वादा किया। धीरे धीरे मैंने ऐसे और गवाहों को इकट्ठा किया जो नरेश और उसके साथियों की सच्चाई को सामने लाने में मदद कर सकते थे। लेकिन इस बीच नरेश और उसके साथी भी चुप नहीं बैठे। उन्हें मेरे इरादों की भनक लग चुकी थी। एक रात जब मैं रागिनी के घर पर था, तो वहां किसी ने खिड़की पर पत्थर फेंका। मैंने खिड़की खोली तो देखा कि एक कागज बंधा हुआ था। उसमें लिखा था, जो सच उजागर करने की कोशिश करेगा, उसकी मौत निश्चित है। यह धमकी भरा संदेश देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने रागिनी से कहा, अब ये लोग डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। अगले दिन मैंने इंस्पेक्टर को धमकी भरे संदेश के बारे में बताया। उन्होंने कहा, यह साबित करता है कि तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन सावधान रहना, अब तुम्हारी जान भी खतरे में है। इस चेतावनी के बाद भी मैंने अपनी कोशिशें जारी रखीं। धीरे धीरे मैंने उन लोगों की सच्चाई को और भी गहराई से उजागर करना शुरू कर दिया। मैंने हर सबूत और गवाही को इकट्ठा किया और उन्हें पुलिस को सौंपा। फिर वह दिन आया जब यह मामला अदालत में पेश किया गया। अदालत में नरेश, बलराम और किशोर के वकील ने हर संभव कोशिश की कि वे खुद को निर्दोष साबित कर सकें, लेकिन त्रिशा की डायरी, अनिरुद्ध की चिट्ठी और गवाहों की गवाही ने उनका झूठ उजागर कर दिया। अदालत में त्रिशा की मां ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी बेटी को खोया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि इन दरिंदों को सजा मिले, ताकि कोई और बेटी उनकी शिकार न बने। अनिरुद्ध के पिता ने भी गवाही दी, मेरा बेटा इनकी साजिश का शिकार हुआ। उसने त्रिशा को बचाने की कोशिश की और इसके बदले उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जज ने सारी गवाही और सबूतों को ध्यान से सुना। नरेश और उसके साथियों ने अपनी तरफ से झूठी कहानियां गढ़ने की कोशिश की, लेकिन अंत में सच की जीत हुई। अदालत ने नरेश, बलराम और किशोर को उम्र कैद की सजा सुनाई। जब सजा का ऐलान हुआ तो मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। मैंने मन ही मन त्रिशा और अनिरुद्ध से कहा, अब तुम्हें न्याय मिल चुका है, अब तुम्हारी आत्माएं शांति पा सकती हैं। उस रात जब मैं जंगल के पास गया तो मुझे फिर से त्रिशा की आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत और खुश था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मेरा और अनिरुद्ध का सपना पूरा किया, अब हम आजाद हैं। उसके बाद त्रिशा की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने हमेशा के लिए शांति पा ली हो। इस घटना ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। मैंने सीखा कि सच और न्याय के लिए लड़ने का रास्ता मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो जीत हमेशा सच की ही होती है। उस रात जब मैं त्रिशा की आत्मा से मिला और उसने अपनी शांति का संदेश दिया, तो मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन मैंने गलत सोचा था। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। जंगल से वापस आते वक्त मुझे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लगातार मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
मैंने इसे अपनी थकान का असर मान लिया और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर खून के छींटे दिखाई दिए। मेरे पैर ठिठक गए। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। कमरे में सब कुछ अस्त व्यस्त था। किताबें जमीन पर गिरी थीं और दीवारों पर किसी ने लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। तुम्हें रुक जाना चाहिए था। यह देखकर मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने सोचा कि यह नरेश और उसके साथियों की हरकत होगी। वे जेल में बंद थे, लेकिन उनके आदमी बाहर थे। मैंने तुरंत पुलिस को फोन किया। इंस्पेक्टर ने कहा, हम अभी आपके घर पहुंचते हैं। कुछ देर बाद पुलिस आई और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर ने कहा, यह धमकी किसी और की नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों की है। आपको सतर्क रहना होगा। उस रात मैं सो नहीं सका। हर आहट पर मुझे ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा हो। सुबह होते ही मैंने रागिनी को बुलाया। जब मैंने उसे सब कुछ बताया तो वह भी डर गई। उसने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ तृषा और अनिरुद्ध की आत्माओं से जुड़ा हो सकता है? मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया। शायद वाकई यह मामला यहीं खत्म नहीं हुआ था। मैंने फैसला किया कि मैं एक बार फिर उस जंगल में जाऊंगा जहां तृषा की आत्मा मुझसे मिली थी। अगली रात मैं उस जंगल में गया। हवा बहुत तेज चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज तृषा की थी। उसने कहा, रुक मत, अभी सब खत्म नहीं हुआ है। मैंने डरते हुए पूछा, क्या बाकी है तृषा? मैंने तुम्हें न्याय दिला दिया है। उसने जवाब दिया, न्याय अधूरा है। जिन्होंने यह साजिश रची थी वे अब भी आजाद हैं। मुझे समझ में आ गया कि नरेश और उसके साथियों के कुछ और साथी भी इस अपराध में शामिल थे, लेकिन वे अभी तक कानून की पकड़ से बाहर थे। मैंने तृषा से कहा, तुम मुझे रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करूंगा। तृषा ने जंगल के एक गहरे कोने की ओर इशारा किया। वहां एक पुरानी हवेली थी। उसने कहा, यहां उन लोगों के राज छिपे हुए हैं। मैंने हिम्मत जुटाई और उस हवेली की ओर बढ़ा। हवेली बिल्कुल खंडहर जैसी थी। अंदर हर चीज जर्जर हो चुकी थी। मैं धीरे धीरे अंदर गया। वहां चारों ओर अंधेरा था। अचानक मुझे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। मैंने टॉर्च जलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरी नजर एक कमरे के दरवाजे पर पड़ी, जो थोड़ा खुला हुआ था। मैं उस कमरे में गया तो देखा कि वहां कई कागजात रखे हुए थे। उन कागजात में नरेश और उसके साथियों की पूरी साजिश का ब्यौरा था। उसमें यह भी लिखा था कि उनकी मदद कौन कौन कर रहा था। मैंने तुरंत उन कागजात को अपने बैग में रखा और वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर आया, मेरे सामने 3 लोग खड़े थे। उनके हाथों में लाठियां और छुरे थे। उनमें से एक ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है यहां आकर, अब तुम बच नहीं पाओगे। मुझे समझ में आ गया कि ये लोग नरेश के साथी हैं। उन्होंने मुझे घेर लिया। मैं उनकी ताकत के सामने कमजोर था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और उनसे कहा, अगर तुमने मुझे मारा तो यह सबूत पुलिस के पास पहुंच जाएगा। उनमें से एक ने कहा, यह हमें रोक नहीं सकता, और वे मुझ पर हमला करने लगे। मैं अपनी पूरी ताकत से बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वे बहुत ज्यादा थे। तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां आ गई हो। उनमें से एक ने डर कर कहा, यह क्या हो रहा है? और अचानक उनके हाथ से लाठी छूट गई। तृषा और अनिरुद्ध की आत्माएं वहां प्रकट हुईं। उनकी आंखों में गुस्सा था। उन्होंने उन लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। मैंने उस मौके का फायदा उठाया और वहां से भाग निकला। मैंने सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचकर वे कागजात इंस्पेक्टर को सौंप दिए। इंस्पेक्टर ने कहा, अब हमारे पास वह सबूत है जिसकी हमें तलाश थी। उस रात मैंने महसूस किया कि तृषा और अनिरुद्ध अब भी मेरी रक्षा कर रहे थे। उनके प्यार और न्याय की लड़ाई अब पूरी होने वाली थी। मैंने इंस्पेक्टर से कहा, मैंने अपना काम कर दिया, अब सब कुछ आपके हाथ में है। अगले दिन पुलिस ने उन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जो नरेश और उसके साथियों की मदद कर रहे थे। अदालत में फिर से सुनवाई हुई और इस बार सारे अपराधियों को कड़ी सजा सुनाई गई। जब मैं अदालत से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि तृषा और अनिरुद्ध अब पूरी तरह आजाद हो चुके हैं।
उनकी आत्माएं अब कभी परेशान नहीं होंगी। उस रात मैंने त्रिशा और अनिरुद्ध के लिए प्रार्थना की। मैंने मन ही मन कहा, तुम दोनों जहां भी हो खुश रहो। तुम्हारा प्यार और तुम्हारी लड़ाई हमेशा मुझे प्रेरित करती रहेगी। उस दिन के बाद मेरा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। मैंने महसूस किया कि सच और न्याय की लड़ाई में जो भी बाधाएं आती हैं उन्हें पार किया जा सकता है, अगर इरादे मजबूत हों। पुलिस ने नरेश और उसके साथियों को पकड़ लिया था और अदालत में उनका ट्रायल चल रहा था। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक खटका था। मुझे लगता था कि जो कुछ भी हुआ वह सब खत्म नहीं हो सकता। जब तक वह जंगल और हवेली का रहस्य पूरी तरह से सुलझा नहीं जाता, तब तक मुझे चैन नहीं आ सकता था। एक रात मैं फिर से उस पुराने जंगल की ओर गया। उस रात का माहौल कुछ अलग ही था। चांद की रोशनी बहुत फीकी थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था। मुझे यकीन था कि त्रिशा और अनिरुद्ध की आत्माएं अब सुकून में होंगी, लेकिन फिर भी कुछ महसूस हो रहा था कि बाकी कुछ अधूरा था। मैं जंगल के अंदर और गहरे घुसता गया। मेरे कदम धीरे धीरे बढ़ रहे थे और हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक एक कटीली झाड़ी के पास मुझे एक पुरानी लकड़ी की चौबोली दिखाई दी। मैंने उसे खोला और अंदर दाखिल हुआ। वहां कुछ नहीं था, बस पुराने कागज, धूल से सनी दीवारें और बिखरे हुए फर्नीचर थे। लेकिन तभी मुझे कहीं से एक आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और वह आवाज मेरे कानों में गूंजने लगी। तुम्हें यहां क्यों आना पड़ा? वह आवाज इतनी तीव्र थी कि मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मुझे अब समझ में आ रहा था कि यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि त्रिशा की थी। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, त्रिशा, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो? उसने धीमे से जवाब दिया, तुमने हमें न्याय दिलवाया, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। मैंने और करीब से उस आवाज का पीछा किया और देखा कि कमरे की दीवारों पर अचानक खून से कुछ लिखा गया था। तुमने सही किया, लेकिन अब वह लौट आया है। मैं और घबराया। यह क्या था? किसने यह लिखा था? त्रिशा ने कहा, वह लौट चुका है, वह जो हमसे बदला लेना चाहता था। त्रिशा की आवाज में अब डर था। मुझे समझ में आ गया कि जो कुछ भी हुआ था वह खत्म नहीं हुआ था। नरेश और उसके साथियों का कर्ज चुकाया गया था, लेकिन वे जिनका नाम लिया गया था वे कहीं और थे। मैंने जंगल में और गहरी खोज शुरू की। मेरे कदम तेजी से बढ़ने लगे। अचानक मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति किसी इंसान जैसी दिख रही थी, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। जैसे ही मैं और करीब गया, आकृति ने मुड़कर मुझे देखा। मैं ठिठक गया, क्योंकि वह आकृति त्रिशा की थी, लेकिन उसका चेहरा बदला हुआ था। उसकी आंखें अब जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस एक गहरी क्रीज थी। तुमने मेरी मदद की थी, लेकिन अब तुम भी उसे भुगतोगे, उसने कहा। मैंने डरी हुई आवाज में पूछा, त्रिशा, क्या तुम ठीक हो? उसने सिर झुकाया और कहा, यह नहीं है त्रिशा, यह वही है जो तुम्हें डराने के लिए आया है। मैं उस भूत या शक्ति का शिकार बन चुकी हूं। अब मुझे मुक्त कर दो, वरना वह तुम्हें भी खत्म कर देगा। मैं बुरी तरह डर चुका था, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, तुम अब जा सकती हो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। त्रिशा की आत्मा मुस्कुराई और फिर वह घने जंगल में गायब हो गई। मैं डर के साए में और आगे बढ़ा। मेरी हर हलचल जैसे कोई निगाह रख रहा हो। अचानक मुझसे कोई बहुत करीब आ गया। ये कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह अदृश्य ताकत थी जिसका जिक्र त्रिशा ने किया था। मैं दौड़ते हुए वहां से भागा। हर कदम के साथ मुझे लगता था कि कोई मेरे पीछे है, मेरे ठीक पास। मेरी सांस तेज हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम अब कहीं नहीं जा सकते। यह आवाज बहुत गहरी और खौफनाक थी। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे वही भूतिया आकृति दिखी जिसने मुझे पहले डराया था। वह अब मेरे सामने थी और उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था। अब तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा के लिए, उसने कहा, और उसके हाथ में एक कटा हुआ खंजर था। मैंने उस खंजर को देखकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मैं बुरी तरह डर चुका था।
उसकी आंखें जलती हुई थीं और उसके चेहरे पर एक राक्षसी मुस्कान थी। तुमने त्रिशा को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन अब तुम उसके साथ रहोगे। मैंने कांपते हुए कहा, मैं तुम्हें नहीं डरता, तुम मुझे नहीं पकड़ सकते। उसने हंसी उड़ाते हुए कहा, तुम अभी कुछ नहीं समझे हो। त्रिशा और अनिरुद्ध का बदला लिया गया था, लेकिन तुमने सबक नहीं लिया। अब तुम्हारी बारी है। मेरे हाथ पांव सुन्न हो गए। अचानक मुझे एहसास हुआ कि वह जो कुछ भी कह रहा था वह सच था। वह सच्चा बदला लेने के लिए आया था और अब मुझे उसी के साथ रहना था। मैंने जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, वह गायब हो गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया, जैसे कोई रहस्यमयी शक्ति सब कुछ खत्म कर चुकी हो। मैं वहीं खड़ा था, बिल्कुल अकेला, लेकिन फिर भी मुझे उस अनुभव का एहसास था। इस हादसे के बाद मैंने महसूस किया कि मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरा संघर्ष खत्म हो चुका था और अब त्रिशा और अनिरुद्ध की आत्माएं शांति में थीं। इस अदृश्य ताकत ने उनका काम पूरा किया था और अब वह कभी लौटने वाली नहीं थी। लेकिन मैं जानता था कि इस रात के बाद कुछ और चीजें बदल गई थीं। मैं जिंदा था, लेकिन क्या मैं सच में पहले जैसा रह गया था? शायद नहीं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी हो तो हमें हमारी ईमेल पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। धन्यवाद।